So everyone, welcome. This is the first episode of बैठक, our podcast from FCC. और हमारे पास आज हमारे बहुत अहम मेहमान, हमारे सबसे पहले गेस्ट मिस्टर फौजान आसिफ, एक फॉर्मर बैचलर्स ऑफ फास्ट स्टूडेंट, हमारे एलुमनाई, और अभी मास्टर्स भी फास्ट से ही कर रहे हैं और अभी सिस्टम्स में भी काम कर रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए। दूसरा, जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैं बीएस का ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर साइंस का। पास से 2023 में मैं ग्रेजुएट हुआ था और उसी के फ़ौरन साथ मैंने एनरोल कर लिया था एमएस में। और करंटली मैं सिस्टम्स में एज ए जूनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, फुल स्टैक वेब डेवलपर। और इतना ही अभी मेरे बारे में। वैसे आपके बारे में तो बड़ी कहानी है। So, आपको कैसा लग रहा है वापस कैंपस पे आके, स्पेशली एज एन एलुमनाई? अच्छा, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज दैट हैव लेड मी हियर इन पास्ट 6 months, मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है कि जिन लोगों के साथ मैं खड़ा हुआ, जिन लोगों को मैंने सपोर्ट किया, आज वो उन डिज़र्विंग सीट्स पे हैं और उन्होंने एज एन एक्ट ऑफ थैंकफुलनेस उन्होंने मुझे इनवाइट किया आज, जो उनका डिसाइडेड था तकरीबन 6 महीने पहले से। ट्रॉमा नहीं हुआ वापस आके? ट्रॉमा, अच्छा, मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं चीज़ों को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो फास्ट को मैंने कभी एंजॉय नहीं किया, लेकिन ठीक है। ट्रॉमा तो मैं नहीं कहूँगा, ट्रॉमा तो मुझे सिर्फ लोगों से होता है। पूरी यूनिवर्सिटी का भी एक साथ ट्रॉमा नहीं दे सकती, बट नोट एक्सपीरियंस है। It's the people. तो ऑफ कोर्स आपका बैचलर्स आपने फास्ट से किया, आपने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में किया था, इफ आई एम करेक्ट? जी। और आप 22 के ग्रेजुएट हैं? 23 के ग्रेजुएट, ओके। तो 19 के, यस। और अब आप 23 के अब हैं। 23 के अब। विद एन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड 4 GPA। ओह, कैसे? how can you You forget were that? 8 in bachelors. तो अच्छा, दिस रेंजेस बैक टू माई स्कूल डेज, जहाँ पे मैं अपनी क्लास का टॉपर हुआ करता था। सिर्फ कॉलेज एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे कॉलेज में तादाद 500 थी बच्चों की, और परसेंटेज लाने इंटर में वॉज सिग्निफिकेंटली डिफ़िकल्ट। BS में आई स्टार्टेड वेल, बट सोसाइटीज़ वगैरह के चक्करों में आई लॉस्ट माई ट्रैक फ्रॉम 3.96 to 3.81। ये इनके लिए बुरा है, माइंड यू, दिस इज बैड फॉर हिम। स्टैंडर्ड्स सोसाइटीज़ की वजह से कह सकते हैं, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट TLC के साथ बहुत ज़्यादा थी 2021 एंड 2022 में। उसके बाद मैंने प्रोकॉम डेव डे ज्वाइन की थी। 3.84 मेरी 3 सेमेस्टर्स मेंटेन रही है, ना वो बढ़ी ना वो कम हुई, जितनी कोशिश कर ली। बाकी MS में इट्स अ क्यूट स्टोरी दो कि कहाँ से शुरू करूँ मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन डेटा साइंस के जितने भी कोर्सेज़ हैं, मज़े की बात उन सब में अपग्रेडिंग हुई थी। अपग्रेडिंग से पहले आई हैड एन A नेगेटिव, और 2 में अपग्रेडिंग के बाद आई हैड एन A पॉजिटिव। कौन वो जन्नती थे लेक्चर? द वन एंड ओनली सर शहजाद गैंग Oh, sir. एंड सर फहद समद। सरफराज समद। उनकी मुझे वैसे इतनी कहानी है, वो होता है ना, क्या कहते हैं, हर सेमेस्टर के शुरू में रिव्यू फॉर राबिया तबस्सुम। यस, टीचर्स का रिव्यू तो खैर जानना इसलिए ज़रूरी होता है बच्चों को पता हो कि उसके अगले के कुछ दिन कैसे गुजरने वाले हैं, क्योंकि पूरा सेमेस्टर गुजारना। So, you were बैलेंस लेके चला आपने बिल्कुल, एक्स्ट्रा करिकुलर्स और स्टडी। तो वर यू जस्ट लाइक अ गुड स्टूडेंट, या ये यू एक्चुअली डिड मैनेज इट? क्योंकि अस वी स्ट्रगल सो मच, हम लोग जब सोसाइटी में लेते हैं वी कैन नॉट स्टडी। इट्स अबाउट द प्लान, मैं स्टडी नहीं कर पाता। सो मच टफ। इट्स अबाउट द प्लान दैट यू कैरी आउट। अच्छा, जब मैं सोसाइटी में था तो मैं ऐसे मैनेज करता था कि क्लासेस तो छुट्टी थी, लेकिन जो पढ़ाया जाता था मुझे पता था कि यार क्लास में आज क्या पढ़ाया जाएगा, ताकि मैं उसको एग्ज़ाम से पहले कवर कर सकूं। दूसरी बात, जो प्लान आप फॉलो करते हो एग्ज़ाम से पहले पढ़ने के लिए, उसमें ये ज़रूरी है कि यार आपको आपकी कोर्स आउटलाइन पता हो कि आपका कोर्स आउटलाइन कितना डीप है, आपको कितना ज़्यादा पढ़ा दिया गया है, किस लेवल का आपसे सवाल पूछा जा सकता है,
और क्या आपको आना ज़रूरी है। और मिड्स में क्या आएगा? मिड्स में क्या आएगा, बिल्कुल फैकल्टी मैटर्स टू, कौन पढ़ा रहा है। फैकल्टी मैटर्स टू, क्योंकि आपका स्कोरिंग क्राइटेरिया और इवन कौन क्या चीज़ कैसी पढ़ा रहा है मैटर्स अलॉट, कि जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठते हो आप वो सारी चीज़ें रिकॉल भी कर पा रहे हो या नहीं। तो एट द एंड मैं कहूँगा आई वाज द लकी वन कि जिसको अच्छे टीचर्स मिले, अच्छी ग्रेडिंग स्कीम्स मिली, ग्रेडिंग मिली जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, और बाकी जो है वो सोसाइटी ने भी बहुत जगह साथ दिया। उसके अलावा everything was from Allah and will always be from Allah. Was there any point जहाँ पर आपको लगा कि yes, joining society actually helped me in academics? कोई ऐसा point था आपके या कोई पास? सॉफ्ट स्किल्स ऐसे डेवलप हुए हों? सॉफ्ट स्किल्स एकेडमिक्स में उतना नहीं हुआ होगा। सॉफ्ट स्किल्स यस फ्यूचर में काम आते होंगे, लेकिन फॉर स्पेसिफिकली एकेडमिक स्पीकिंग Academics, yeah. उसमें कोई अगर आपको इफेक्ट पड़ा हो? अच्छा, particularly I would clearly say no. Societies did not help me in improving my academics. They helped me in उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि मेरी स्टडीज़ जो है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हों, लेकिन पॉजिटिव अफेक्ट मुझे नज़र नहीं आया। इट वाज ऑल नेगेटिव अफेक्ट मोर और लेस। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स की जहाँ तक बात है तो सोसाइटीज़ में जो सॉफ्ट स्किल्स मैंने बनाई हैं वो बहुत काम आई हैं मेरे, इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन, क्योंकि पहले एक गैप था मेरे, मैं क्रॉस जेंडर कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। आफ्टर ज्वाइनिंग सोसाइटी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला जहाँ पे मेरी ज़्यादा टीम में लड़कियाँ थीं, और टीम चलाने के लिए आपको कम्युनिकेशन बैरियर तोड़ना पड़ता है। एंड द वे दे कम्युनिकेटेड विद मी हेल्प मी टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हम सारे मिल के एक ग्रोथ फैक्टर की तरफ फोकस कर सकें। स्पेशली TLC में जहाँ पे आपको सोसाइटी चलाना मुश्किल होता है, वहाँ पे आपने जिस किस्म के इवेंट्स करवाए उस साल सुफियान सिद्दीकी के दौर में, दे हेल्प्ड अलॉट। और सॉफ्ट स्किल्स में मज़ीद कम्युनिकेशन के अलावा टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। So I'm assuming कि even though इतनी स्टडीज़ को अफेक्ट किया, that's what made you stay in societies, कि सॉफ्ट स्किल डेवलप हो रही थी हर सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल, और यही वजह है कि सोसाइटीज़ को मैंने टाइम दिया। स्पेशली जब मैं अपने फाइनल ईयर की बात करूँ तो आई वाज द ऑटोमेशन हेड ऑफ टैपडे एंड प्रोकॉम, और वहाँ पे जो चीज़ें मैंने डेवलप की, वहाँ पे जो सॉल्यूशंस मैंने ऑटोमेटेड डेवलप किए, दे हेल्प मी इनटू सिस्टम्स। ओके। क्योंकि इंटरव्यूअर ने मैं कहूँगा कि रिसर्च करके रखी होगी मेरे बारे में कि मेरा जो गिटहब था वो मेंटेन था, एंड इट हैड द सॉल्यूशंस दैट आई वाज टेलिंग इन माय CV कि यार मैंने ये किया है और मैं ये चीज़ डेवलप कर सकता हूँ। तो आई वुड से दे हेल्प मी इन होनिंग माई स्किल्स एंड अलाउइंग मी टू हैव अ जॉब। ऑफ कोर्स अभी आप सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप मास्टर्स भी कर रहे हैं साथ में डेटा साइंसेस में। तो ये कैसे डिसीजन लिया कि मास्टर्स साथ में करूँगा जॉब के? इस पे आपकी क्या थिंकिंग थी? अच्छा, इसमें अभी जो मैं सच ही बोलूँगा, लेकिन इस सच को बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज़ किया गया है मेरे। मैंने MS स्टार्ट किया, डिफरेंट इंटरव्यूअर्स ने किया है, डिफरेंट लोगों ने किया है कि क्या बेवकूफ़ी थी ये, क्यों किया ये हरकत, तुम अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें सुनी। शादी पे दिखा के चुप करना वो बंदा जो फास्ट का ना पढ़ा हुआ हो, सिस्टम से बहुत सारे ऐसे हैं, तो जब आप उनको 4 GPA दिखाओ तो वो कहते हैं ये तो किसी की भी आ जाती। फेयर इनफ। तो इमेजिन कि जब आप ये सुनो क्या दिल करेगा बोलने का, और वो भी कंपनी इन्वायरमेंट में, तो आप प्रेफर ये करते हो कि आप जो है उसको साइलेंटली सुन लो बस। अच्छा, अब क्या चीज़ ऐसी थी जिसने मुझे कहा कि भाई MS में एडमिशन ले लो? दे वर माई पेरेंट्स। ओके। और उन्होंने कहा कि BS हो गया, MS भी साथ ही कर लो, US स्टिल अ यंग स्टूडेंट, फ्रेश वन, तो आप आराम से जो है वो MS भी कर लोगे, पढ़ाई में इतना कोई मसला होगा भी नहीं, प्लस जॉब के स्टार्टिंग साल है, कोई इतना ज़्यादा लोड भी नहीं होगा। तो आई कैप्ट माई पेरेंट्स वर्ड्स। घर वाले खुश हैं? घर वाले खुश हैं, घर वाले पहले भी खुश थे, बट घर वाले अभी भी खुश हैं। The epitome of a man, दोस्ती यारी, काम, घर वाले, पढ़ाई, ऑल इन वन। GPA पढ़ाई नहीं आ गया ना? GPA हमारे साथ बैकग्राउंड में
ऑडियंस भी हमारे पास बैठी हुई है, वो भी कभी भी इनसे सवाल कर सकती है कोई सा भी बेतुका। तो कोई अगर टेंजेंट आता है जो हम लोग फॉर सम रीज़न हमारे एडिटर्स अंदर रख देते हैं, तो इनकी वजह से होगा। यू आर वेलकम टू आस्क बाय द वे। एक अदर फैन क्वेश्चन आया था, वो बहुत रिक्वेस्टेड था कि मैं आपसे पूछूं। अरे फैन भी है? Yes. अच्छा, मुस्तफ़ा मलिक पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कौन था ये? एनोनिमस। ओके, मुझे पता है ये कौन था, और ये तो नहीं बचता आज। बट मुस्तफ़ा मलिक, अच्छा मुस्तफ़ा मलिक ने, मैंने मुस्तफ़ा मलिक के साथ TLC में काम किया। ओके। और उसके बाद मैंने प्रोकॉम में उसके साथ काम किया। तो TLC में आई वॉज इन दी एक्सकॉम, ही वॉज इन दी एक्सटेंडेड, और वो था पब्लिक स्पीकिंग का हेड। और प्रोकॉम में ही वॉज इन एक्सकॉम एज CS, आई गेस वो हेड था CS कॉम्पिटिशन्स का, और मैं था टीम ऑटोमेशन का हेड इन एक्सटेंडेड। तो मुस्तफ़ा मलिक के साथ जितनी मेरी पर्सनल बॉन्डिंग हुई है, इट वॉज गुड। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में अब आपका टेक्निकली अगर यूनिवर्सिटी काउंट करें तो आपका 5वां साल होगा विद मास्टर्स। तो एक तो मज़े के किस्से होंगे, कोई ऐसी हरकतें टेढ़ी जो आपने की होंगी। ऑब्वियसली आपकी रेप्यूटेशन है तफरी बनना होने की, तो उसमें कुछ तो होगा मजे का, सम मेमोरेबल। सबसे मेमोरेबल इवेंट्स हैं। मैं कुछ भी ऑन कैमरा नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी डेप्थ जो है वो 25+ एज से लेकर ऑलमोस्ट 40+ एज तक जाती है। तो वो एक ऐसा एज गैप है। बंद करना अपने अब। They're not close by the way. खैर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ख़ासकर जो मेरे FYP के दोस्त थे उनके साथ। ओके। उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजरा मेरा यूनिवर्सिटी में खेलने कूदने में, इसके अलावा खाने पीने में बाहर, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बिल्कुल की हैं जो, जैसा मैंने कहा, ऑन कैमरा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो बताने लायक हैं नहीं। But memorable. तो उसके अलावा ऑब्वियसली मेन कैंपस अब आना नहीं होता है आपका, सिटी कैंपस इज योर न्यू होम। अच्छा, इस पर मैं कहना चाहूँगा मेन कैंपस मेरा साल में एटलीस्ट 4-5 दफ़ा विजिट हो जाता है। अगेन साल में 4-5 दफ़ा? साल में 4, हाँ। आप लोग इतना रोज़ नहीं, हाँ मुझे उठना पड़ता है सुबह में नाश्ता किए बगैर, मैं भैंस कॉलोनी का सफ़र करते हुए इतना दूर आऊँ यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आके मैं क्लासों में सोता रहूँ, और फिर मिनट्स में जाके जो है वो टीचर सब में से थोड़े मार्क्स बढ़ा दे। ये तो खैर हमारे दौर में होता था, ये हम करते थे, लेकिन अब खैर वो दौर ख़त्म हो गया, अब आप लोगों का दौर चल रहा है। तो खैर 5 दिन तो नहीं आना पड़ता, आप लोगों वाली ज़िंदगी नहीं है, साल में 5 दिन आ जाते हैं, और वो भी इवेंट्स में आ जाते हैं, ताकि जो हमारे लिए खड़े हुए थे किसी दौर में, आज हम उनके लिए खड़े होके उनको अप्रिशिएट कर सकें कि वो जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो वर्थ इट है। इमेजिन माई हैप्पीनेस, मेरा कैलकुलस का क्विज होना था सेकंड लास्ट स्लॉट में, उसी से पहले हमें निकलवा दिया। हमारी BF की क्लास चल रही थी। अच्छा, जिस इवेंट की बात हो रही है, हमारी IS की लैब चल रही थी, और हमारी IS की लैब सबसे बोरिंग लैब होती थी, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना होता था। तो बच्चे शोर मचाना शुरू हो गए, छुट्टी हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है, रेंजर्स ऑपरेशन करने आ रही है, सर्च ऑपरेशन हो रहा है, दहशतगर्द उठाएंगे, और फिर हुआ ये कि हम चीखना शुरू हो गए। मिस, अब जो हमें पढ़ाती थी IS, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन शी पैनिक्ड, और उन्होंने स्टूडेंट्स को डांटना शुरू कर दिया, टू द पॉइंट कि जब हम रिलीज़ होने लगे तकरीबन 2 बजे से थोड़ा पहले, हमने जो हरकतें की थी उसके बाद क्लास से रिलीज़ होते हुए, वो भी नहीं बताना चाहूँगा। ये तो बता दे, क्या गालिम गलौज वाली थी क्या? ना, पर तो बता दे। गालिम गलौज हम इतनी नहीं करते थे, कम करते थे, लेकिन जो आवाज़ें निकालना होता है ना, हर किस्म की आवाज़। समझ गया। ये कौन सी लैब थी? ये लैब 12 थी। लैब 12। ये जो सीढ़ियाँ चढ़ के डबल ई, चेंज हो गई है लैब्स। अच्छा लैब्स चेंज हो गई हैं, जहाँ पे ये बशीर भाई के सामने, जहाँ पे बस खड़ी रहती है जो कभी नहीं चलती। हाँ, जो कभी नहीं चलती। एक दफ़ा चली थी। एक दफ़ा कब? हमें गढ़ाल लेके गए थे। एक दफ़ा मुझे भी याद है, हमें सेंट्रल जेल का विजिट करवाया था, तब निकाली थी वाली बस। मेरे को तुम्हारा नहीं समझ में आता, इसका समझ में आता अगर इसको सेंट्रल जेल लेके जा रहा हूँ। मेरी टांग तोड़ी थी, वो याद नहीं? फुटबॉल खेल रहे थे, आफ्टर कॉन्टेस्ट बॉल मैंने पकड़ ली, कीपर हूँ, पूरी जान से, माशाल्लाह इसकी टांग भी मुझसे ज़्यादा बड़ी है, इसने पूरी जान से लात मारी है सीधा मेरे पिछवाड़े पे, मैं चल नहीं पाया हूँ उसके बाद से सही।
नहीं, चलने का तो मसला नहीं है, क्या क्या नहीं कर पाया उसके बाद ये बताओ। बैठ ही कहा था, और पेट के बल लेटा, बस जब बॉल आगे गई मैं पेट के बल मुझे लेटा। मुझे मुद्दे की बात सुनाई नहीं दे रही यहाँ पे। नहीं, मुद्दे की बात वो सही थी, वो बच गई। चलो अच्छी बात है। नहीं यार, देख के खेला करो यार, अगर उसको कुछ हो जाता फिर वो बेचारा। वो मुझे मिडफील्ड से कह रहा है शूट मारो और मैंने मार दी। मिडफील्ड तो थोड़ी मारी तुमने, तुम बॉक्स के अंदर आ नहीं, गए। एक दफा तुमने बोला था मिडफील्ड से शूट मारो। हाँ तो उस पे वो क्या हुआ गोल था? रेड लगी थी। हाँ लेकिन गोल तो नहीं हुआ था ना। देखो मिडफील्ड से उसका पिछवाड़ा नहीं टूटता, ठीक है। वैसे from what I've heard so far अभी आपसे, you seem very motivated and very goal oriented. Yes, हम नहीं हैं ऐसे at all. So we need some suggestions. How did you keep up? अच्छा, जब मैं BS में था आई वॉज जस्ट लाइक यू। मेरे पास कोई गोल्स नहीं थे। मेरा गोल ये था कि मुझे बस यहाँ से किसी दिन निकलना है, और मैं इसीलिए ज़िंदगी जी रहा था कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन जब बंदे की जॉब लगती है तो ही रियलाइज़ कि यार ज़िंदगी यूनिवर्सिटी से बाहर भी कुछ है। यूनिवर्सिटी के तो 4 साल ख़त्म हो गए, अब जो आपकी ज़िंदगी अब शुरू हुई है ना, इट्स लिमिटलेस। ये इंट्रो में मेंशन किया था आपने। यहाँ से ऑनवर्ड्स आप जो कर रहे हो वो आगे जाके आपको बहुत अच्छा भी इम्पैक्ट डाल सकती है, बहुत बुरा भी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ग्रेजुएशन के बाद से लाइफ चेंजेस कम्प्लीटली। वहाँ पे नहीं 360 वहाँ से अगर आपने, यानी वहाँ पे आपको मोटिवेट होना ज़रूरी है, क्योंकि देखो जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, देर आर नॉट मैनी रीजन्स लेफ्ट फॉर यू टू बी हैप्पी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दैट। क्योंकि Motivation. जॉब वाला आपसे काम भी करवा रहे होते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो बहुत ज़्यादा। काम 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 एक चीज़ हो रही है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों से मिलना कम हो जाता है, तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप अपने अंदर घुटना शुरू हो जाते हो। एट दैट पॉइंट यू नीड समथिंग टू स्टिक टू कंटिन्यू वॉट यू आर ट्राइंग टू डू। अगर आप ऐसा नहीं करते, यू विल कोलैप्स विद इन एन ईयर ऑफ आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मेंटल हेल्थ में भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा चेंज होती है आपकी ग्रेजुएशन के बाद, एंड यू विल इवेंचुअली नीड अ मोटिव टू स्टे डेडिकेटेड। So if you don't mind me asking, what was your motivation? other than इसका जवाब मुझे थोड़ा ऑफ स्क्रिप्ट मिला था, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना। फैन नहीं बताया था, लेकिन क्या ये वही है जो आपने एक आध बंदे को बताया था? और यार थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे एक्चुअली मल्टीपल मोटिव्स हैं। पहला ये कि जिन माँ बाप ने मुझे बचपन से पाला पोसा, और यानी वो सेम ही माँ बाप हैं अभी भी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए, मेरी मदर ने जॉब छोड़ी थी अपनी, वो डॉक्टर थी, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी, और मेरी पैदाइश के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी कि बच्चे जो है वो बड़ा करना मुश्किल काम है। तो आई वॉज हर फेवरेट चाइल्ड, क्योंकि आखिरी बच्चा हमेशा फेवरेट होता है। नॉट अस, हर तो फेवरेट हूँ मैं, ना मैं फेवरेट हूँ ना मैं छोटा हूँ, द ड्रेडेड मिडिल चाइल्ड। तो जो उन्होंने जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं मेरे लिए, आई थिंक इट्स टाइम टू रीपे देम इन द बेस्ट वे आई कैन, टू मेक देम हैप्पी, टू स्टे विद देम। और इसके अलावा जो दूसरा मोटिव है, इट्स वैसे तो ऑन कैमरा बात करना चाह नहीं रहा था, बट आई विल डू इट एनीवेज बिकॉज द मोटिव इज़ इम्पोर्टेंट। इट्स अबाउट अ गर्ल दैट आई यूज्ड टू लाइक एंड आई स्टिल लाइक इट। 9-10 साल हो गए अब। शी हेट्स मी दो, बट द मोटिवेशन Oh God, that escalated. the motivation is that as long as she is there and she is happy, I'll watch out for her, and eventually I'll ask her when I am in a position to ask, and even if I fail then I'll still have multiple motivations to continue what I was trying to. So you don't have just one lifeline, you have multiple reasons to work this as hard as you are doing. You'll need to have multiple reasons, because you never know when which reason will be taken away from you. Life is so unpredictable, and if you decide to have no motivations or lesser motivations, you'll eventually end up living life in hell, because हमें नहीं पता यार कब किसका आखिरी वक्त चल रहा है, कब कौन होगा कब कौन नहीं होगा। ट्राई टू इन्जॉय योर लाइफ टिल यू कैन, और मोटिवेशन को ऐसे रखो कि आप जो है वो कभी रुको नहीं बढ़ने से, ठीक है। अच्छा, पैसा एक मोटिवेशन हो सकती है, क्योंकि
जब पैसा होता है तो गाड़ी होती है और घर होता है, बट दैट्स नॉट इनफ. Obviously there is always a need of security as well. जैसे कि पैसा है तो सिक्योरिटी भी है थोड़ी सी. खुदा ना same खास्ता है. फिर से कोई इन्फ्लेशन आ जाए और उसके बाद फिर सारे, वो भी एक रीज़न होगा. एक मोटिवेशन ऐसी थी जिसका मैं जिक्र करना भूल गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहूँगा कि फ्रंट पे नहीं आती, लेकिन इट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन. दुनिया में अगर हमें भेजा गया है तो एक मकसद था इसका, और वो था कि वी प्लीज़ अल्लाह इन एवरी वे वी कैन, बिकॉज वी आर मेड फॉर इट. Absolutely. हम भले अपना मकसद भूल बैठे हों, लेकिन वी आर मेड फॉर इट. तो एक रीज़न, एक मोटिवेशन जिसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ मैं भी, और सबको करनी चाहिए, वो ये है कि वी लिव टू प्लीज़ अल्लाह इन एवरी वे दैट वी कैन. उठते बैठते सोते जागते, इवन अगर आपके पास पैसे हों तो आप कंट्रीब्यूट करो इन चैरिटी, और कितना आप दिल बड़ा रखते हो दूसरे की तरफ, कितना आप अपना हाथ खोलते हो उनकी मदद करने के लिए, एवरीथिंग मैटर्स. सो प्लीजिंग अल्लाह इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन द पर्सन कैन I हैव. agree with that, yes. आपने इस पे इन द इंट्रो सेशन आपने इस पे बहुत बोला था, विच एब्सोल्युटली वो होता है ना जो यार रियल हो गया है. तो ये आपका कोट है, किसी का काटने से आप बड़ा नहीं हो जाते. इट वॉजेंट किसी का काटने से, इट वॉज किसी को काटने से, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है. खैर, मुझे फील हुआ था कि यार मैं लेफ्ट आउट हो गया हूँ अब प्रोकॉम से. जो मैंने अचीव किया इट वॉज वर्थलेस नाउ, क्योंकि वो ऑडियंस थी वहाँ पे जहाँ पे मुझे क्रेडिट मिल सकता था, न्यूज़ चैनल्स आए हुए थे, और वो काम ऐसा था जो दिखाया जा सकता था, बट आई फेल्ट लेफ्ट आउट. काटने की किसी ने इंटेंशनली कोशिश की हो ना की हो, बट वो काम कट गया था एट दी एंड. मैं किसी को ब्लेम नहीं करता. अच्छा, जब इस बात पे ज़्यादा शोर मचा था तो लोग कहते थे यार फौलान तुम बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो गए हो. इससे पहले मेरी एक ऐसी इमेज थी फास्ट में कि यार ये बच्चा जो है वो यानी कभी कंप्लेन नहीं करता, खुश रहता है, और इसके अलावा सबकी मदद करने की कोशिश करता है, और इज़ लाइक द पर्सन यू शुड गो टू अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो. प्रोकॉम के बाद, यानी स्पेसिफिकली 10 मार्च के बाद, द गाय टोटली शिफ्टेड. आई बिकेम होमिसाइडल. रैंडमली किसी को मार दूँ मैं जाके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा अब. रिस्पेक्ट सेम. तो after कितना लोगों को मारा? 3.5 years of your life, you shouldn't shifted in manners and attitude. Everything went from uphill to downhill within a day. क्योंकि उस दिन हर बंदे ने अपनी हैसियत दिखा दी थी, और जितने जितने लोगों को मैं अपना दोस्त समझता था या मानता था या दोस्ती की प्रिंसिपल रखता था, उस दिन वो सारे हिल गए. जितने लोगों में मुझे भरोसा था उस दिन वो सारे प्रिंसिपल हिल गए. और इवन जो मेरी अच्छाई थी कि यार इन सारे लोगों के साथ मैंने अच्छा किया है, कभी बुरा इंटेंशनली नहीं किया होगा, अनइंटेंशनली कर दिया हो तो कर दिया हो, इंटेंशनली नहीं किया था, लेकिन उस दिन वो प्रिंसिपल्स भी अड़ गए कि यार आप अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ बुरा होता है, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बुरा करने की कोशिश नहीं की, फिर भी बुरा हुआ. तब भी बुरा हुआ. सो उसमें क्या आपकी जो एक आपने ऑब्वियसली अपने साथ अपने अराउंड एक ह्यूमिलिटी रखी हुई थी, क्या वो ह्यूमिलिटी उसमें आपकी मतलब अच्छी खासी हर्ट हुई थी क्या? इट वॉज कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड. लाइक प्रोकॉम से पहले तक आई हैड अ लॉट, एंड आफ्टर प्रोकॉम आई ऑलमोस्ट लॉस्ट इट ऑल. क्योंकि जब आप कंप्लेनिंग होना शुरू हो जाते हो तो लोग जो है वो ये कहते हैं कि यार ये एक्स्ट्रा कंप्लेन कर रहा है. दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू. मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा बोला मूव ऑन कर जाओ, बट इफ़ इट वॉज एज ईजी एज इट इज़ टू स्पीक, मैं चाहूँगा कि वो मेरी जगह आके देखें एक दफ़ा कि कैसा लगता है कि जब आप अनथक मेहनत करो. इनफैक्ट जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है ACM का, राहिम खान, ही शेयर अ सेम स्टोरी एज मी, और यही वजह है कि मैं उस दिन से उसको आज तक सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ कुछ सिमिलर हुआ था जो मेरे साथ हुआ था. मेरे साथ भी कुछ सिमिलर ही हुआ था, और इत्तेफाकन प्रोकॉम भी हुआ था. ऑब्वियसली यू सॉ अर्लियर कि मेरा होस्टिंग का काफ़ी हुआ है. आई हैव बीन होस्टिंग इन फास्ट सिंस माय फ्रेशमैन ईयर. कंपेयरिंग मी की कॉन्वोकेशंस के लिए प्रोकॉम वाज द फर्स्ट मेजर इवेंट आई वाज डूइंग alongside a co-host of mine. I don't remember the name of. I spent a good chunk of my time. I missed out on my games वगैरह जो भी हो रहे थे, जो events थे जिनमें मैं active एक participant था. I missed out. I had to skip those कि मैं एक script और एक वो सारा ready करूँ. And
ऑब्वियसली फिर गेस्ट स्पीकर्स वगैरह आते हैं, उस पर क्या कहते हैं यू विल गेट द रहेगा कि वो थोड़ा टाइम वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं। उस पर मुझे सुनाई जा रही है क्या कहते हैं टाइम देखो टाइम देखो टाइम देखो। आई एम नॉट हैंडलिंग दैट, आई एम जस्ट अ फ्रेशमैन हु हैज जस्ट बीन टोल्ड टू स्पीक। और उसके बाद फिर whatever said and done, it was done, and उसके बाद I did not even get a thank you. वो मुझे बहुत hurt हुआ था, and I was hurt by everyone there. कि even the faculty head, the president, the vice president, whoever there ever was, I was hurt. To the point that I did not even choose to host Dev Day again. I chose against hosting Procom 2024. Eventually, I got convinced to going back for Dev Day 2024, and अब थोड़ा सा मुझे confidence back आया। तो उस केस में फिर मुझे कि Procom मेरे लिए बुरा ही है। अच्छा, बिल्कुल बुरा है। अच्छा, इस एक्सपीरियंस को देखें, जब भी आप अननोटिस चले जाते हो उस मेहनत के लिए जो आपने पूरे दिलो जान से की थी, इट हर्ट्स। बहुत सारे लोग इसको सेल्फिशनेस का नाम देते हैं। Yes, I absolutely agree. Yes, लेकिन मतलब कि is it that being selfish on just recognition? It's not। और मुझे नहीं पता कि लोगों का ये माइंडसेट क्यों है कि अगर ये अपने लिए बात कर रहा है तो ये सेल्फिश है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट वाज यू इन दैट पोजीशन दैट एंडेड अप बीइंग इन द रॉन्ग हैंड्स, या फिर दैट वेंट अनअप्रिशिएटेड। इस केस में यार आपका बनता है। अगर So of course Procom का आपकी ना बुरी याद है ना मेरी। Dev Day comparatively कैसा फेयर किया? अच्छा, डेव डे प्रोग्राम में जितना कुछ हो गया था उसके बाद आई वाज काइंड एम्प्टी, तो डेव डे इतना महसूस नहीं हुआ। डेव डे में सेम सॉल्यूशंस प्रपोज किए थे मैंने, थोड़ा मॉडिफाइड, थोड़े से ज़्यादा उसमें ऑपरेशंस थे। बाकी डेव डे में मैं इतना एनर्जेटिकली काम नहीं किया। डेव डे में हाउएवर मेरी टीम, जिसको मेरा कोहेड था माज़ इमाम और अशद अब्दुल्ला, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट्स की हैं AI बेस्ड, उन्होंने चैटबॉट्स बनाए थे एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। उन्होंने टीम ऑटोमेशन को एक नया चेहरा दिया था उसमें। Do you think they were the crutch for you in a low time you already were in? The team Maz Imam brought in was an absolute delight, क्योंकि not only they shared the energy, they tried to pump me with motivation, और जो वो कर सकते थे उन्होंने मेरे लिए किया। बाकी उन्होंने अपने सॉल्यूशंस वगैरह से जो मेरे साथ बैठ के भी डेवलप किए, उन्होंने मुझसे एडवाइसेस भी ली, टेस्टिंग भी मेरे ऊपर की थी इनफैक्ट। तो येस देवर, It was all good teamwork, you know. So of course यूनिवर्सिटी के साथ साथ you're also in systems कैसे चल रहा है? सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। क्या कहानी कैसे how did you मतलब कि obviously you just talked about कि आपके पास skills नहीं थी। एक uni life से job life में transition. Yeah. How is that? अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ अ लॉट मोर हैक्टिक, क्योंकि वहाँ पे आपको आके टीचर्स की बातें सुननी पड़ती हैं जो सुबह के 8 से 4 बजे तक भी समझ नहीं आती, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती ऑफ कोर्स। और उसके बाद कभी कभी वो बातें इतनी मुश्किल होती हैं कि आपको लगट समझ नहीं आता कि आप क्या पढ़ रहे हो। स्पेसिफिक टीचर पढ़ा रहा हो तो not allowed to say the name unfortunately. That's good. बस As long as वो मेरे डिफेंस में मुझे ना मिले। काफी लोगों को पढ़ा रहे हैं। वो तुम लोगों का मसला, मुझे क्या बोल रहे हो? मैं फारिग हो चुका हूँ। जॉब लाइफ में ट्रांजिशन मुश्किल होती है कंपैरेटिवली। हाउएवर यूनिवर्सिटी लाइफ में कहता हूँ हेक्टिक है। जॉब लाइफ थोड़ी सी मुश्किल इस वजह से क्योंकि आपको अब एडजस्ट करना पड़ता है टू एन एनवायरनमेंट यू आर नॉट यूज्ड टू। ठीक है, वहाँ आपका मैनेजर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आपकी टीम यानी कोलीग्स जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, दे हैव एन एटीट्यूड यू मे नॉट ऑलवेज लाइक, लेकिन जो कंसिडरेट और कर्टियस लोग होते हैं वो आपको साथ लेके चलना समझते हैं। बट बिकॉज यू आर अ न्यूबी, you take time to adopt things that they are experienced in, especially जहाँ पे वो इंजीनियर वर्सेस डेवलपर का फ़र्क आता है ना। आप जाते हो एज ए डेवलपर, आपको डॉक्यूमेंटेशन वाले टास्क असाइन हो जाएंगे, छोटू गाड़ी साफ़ कर दो, छोटू ये मैप बना दो, छोटू ये डायग्राम बना दो। एक ट्रांजिशन जो डेवलपर से इंजीनियर की होती है ना, कि जब आपको सिस्टम के अंदर डाइव करके फर्स्ट करते हैं मुझे एक चेंज करने का कहा है,
मुझे पता होना चाहिए कि ये चेंज मुझे कैसे करना है, एक्सप्लोरिंग और जो कैसे होगा, कहाँ कैसे कितने तरीके हो सकते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है और किस किस से पूछ के करना है। तो जॉब लाइफ में आपको जो है वो कंसिडर करनी होती है हर चीज़, वो क्लाइंट, उसकी कंप्लाइंसेस, हर चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली कल रात मैं बहुत तो बेसिकली आर देयर एनी थिंग्स जो आपने फास्ट में सीखी, जैसे आपने अपने इंट्रो सेशन में मेंशन किया था कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन ग्रेजुएट्स और इंडस्ट्री में, बिकॉज व्हेन दे ग्रेजुएट उनको जैसे आपने मेंशन किया अडॉप्ट करना होता है। सो व्हाट डू यू थिंक वो ब्रिज क्या है दैट दे नीड? द स्टूडेंट्स दैट आर ग्रेजुएटिंग आर नॉट जॉब रेडी। जॉब रेडी से मैं क्या कहता हूँ, जॉब रेडी को मैं ये कहता हूँ कि यार आपके पास स्किल्स ऐसी हों जो जस्टिफाई करें आपकी वर्थ। जॉब रेडी में ये कहता हूँ कि जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ या इनफैक्ट जॉब करने जाओ, आप उस कंपनी के मोटिव्स को समझ के उनको एडवांस करने के लिए जाओ। जब आपका अपना ही मोटिव क्लियर नहीं है कि भाई मैंने ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, आधे बच्चों के जहन में ये मॉडल है कि या तो वेब डेवलपर बनेंगे या वो क्यू में चले जाएंगे, मोबाइल डेवलपर। उन्हें ये नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनको क्या बनना है, उनको क्या बनना है, स्पेसिफिकली क्योंकि उनके दिमाग में एक मॉडल फीड कर दिया यार ये होता है, आप ये करना चाहो आप ये कर लो। उनको अपना कुछ नहीं पता, इट्स अ रैट रेस। अब इस रैट रेस से बाहर आने के लिए जो डिस्कनेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, उस डिस्कनेक्ट को सिर्फ ऐसे ब्रिज किया जा सकता है कि भाई पहले आप अपना पर्पस डिफाइन करो कि मैंने यार मैं BS इस वजह से कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में कर रहा हूँ, ग्रोथ है, कंप्यूटर साइंस इज द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड अमंग ऑल द साइंस फील्ड्स। अब उसमें मैं कौन सी फील्ड परस्यू करूँ? अगर मैं डेटा की साइड जाऊँ मैं क्यों जाऊँ, मैं ML साइड जाऊँ तो क्यों जाऊँ, वेब साइड जाऊँ तो क्यों जाऊँ? इट्स एंड डू नॉट कीप इट ओरिएंटेड टू द ड्यूरेशन। जैसे अभी फर्स्ट करते हैं, किसी ने मुझसे सवाल पूछा 2021 में बहुत जॉब्स थी, तो हमने सोचा वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं। अब 2024 चले, जॉब्स कम हो गई। मेक इट इट्स नेसेसरी कि हम लोग उसको ऐसे देखें। फॉर इंस्टेंस वेब डेवलपमेंट इज द मोस्ट सैचुरेटेड मार्केट राइट नाउ, उसके बावजूद वेब डेवलपमेंट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस। अभी भी है कि मतलब कि जॉब्स आ रही हैं, जॉब्स मिल रही हैं। जॉब्स इसलिए आ रही हैं, देखो वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और इनफैक्ट डीप लर्निंग सॉल्यूशन भी मैं कुछ कहूँगा कि आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते। वेब आप यूज़र और अपने बिजनेस आइडिया के दरमियान एक जो कम्युनिकेटिंग चीज़ है वो एक ऐप होती है, भले वो वेब ऐप हो या वो मोबाइल ऐप हो या वो डेस्कटॉप ऐप हो, आप उस चीज़ को हटा ही नहीं सकते। वो अलग बात है, अब इनोवेशंस आ रही हैं, जनरेटिव AI जो है वो वेबसाइट जनरेट करवाने की ताकत रखता है, ऑल्दो नॉट परफेक्ट बट रखता है। इसके अलावा आपके पास ऐसे स्टैक्स आ गए हैं, टेक स्टैक। वेब डेवलपमेंट की अपनी मार्केट इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि स्टेइंग अप टू डेट इज़ डिफ़िकल्ट। जॉब्स आएंगी वेब डेवलपमेंट की, थोड़ी कम हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी लेकिन आएंगी। आपको क्या कभी टेंशन रहती है कि जिस रेट पे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है कि जो सब कुछ आपने पढ़ा है वो सब कुछ इन कुछ सालों में ऑब्सोलीट हो जाएगा, कि ये एक इंसेंटिव है ग्रो करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए? ऐसा है, मुझे इस बात पे टेंशन होती है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ कुछ अरसे में कुछ अरसे में उसकी वैल्यू शायद कम हो जाए या फिर मैं उस वैल्यू पे ना पहुँच सकूँ जो उसकी उस दौर में चाहिए होगी। तो ऐसे में अब जैसे मैं MS भी कर रहा हूँ साथ साथ डेटा साइंस में, तो जैन AI करंटली बहुत इवॉल्व हो रहा है। अब मैं परस्यू करना चाह रहा हूँ डीप लर्निंग और जैन AI, क्योंकि मुझे पता है कि एक दफ़ा ये फील्ड सैचुरेट हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई, मुझे स्विच करना पड़ेगा। अब उसके लिए मैं अपने एंड पे पूरी तैयारी करके रखूँ पहले से। स्पेशली एज CS स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली हम लोग अप टू डेट रहना पड़ता है विद मार्केट। अगर आप विद मार्केट नहीं चलेंगे आप विद इन 5 years आउटडेट हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी इट विल हर्ट मोर कि यार मुझे 5 साल पहले ये बात पता थी, मैंने कुछ नहीं किया। Everyone when Bitcoin was worth nothing. तो ऑब्वियसली आपने फ्रीलांसिंग भी की, माइंड यू मेरे पास कल बहुत टाइम था, मैंने पूरे टाइम लगाया है इनकी लिंक्डइन को स्टॉक करने के लिए, तो मुझे इस पर थोड़ी सी खबर है। सो नॉट ओनली वर यू डूइंग फाइवर एज अ डेवलपर, आपने एज अ कंटेंट राइटर भी किया।
उसमें आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? डेवलपर में कैसा लोगों का इंटरेक्शन हुआ आपसे, और वर्सेस कंटेंट राइटर में आपको कैसे मतलब क्लाइंट्स मिल रहे थे, उसमें आपका क्या हुआ है? अच्छा, एक चीज़ जो मेरे बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं पाकिस्तान का यंगेस्ट राइटर बनते बनते रह गया था, क्योंकि जिन दिनों मेरी बुक पब्लिश होनी थी, मैं यंगेस्ट नॉवेलिस्ट बन सकता था, जिन दिनों मेरी बुक पब्लिश होनी थी उन दिनों मुझे डेंगू हो गया था। एंड मुझे तकरीबन 1 महीना लगा उससे रिकवर होने में, और तब तक मेरी उम्र 14 से 15 हो चुकी थी। So I was no longer the youngest. आई वॉज नो लॉन्गर द यंगेस्ट, क्योंकि 14 साल की उम्र से, यानी 14 साल की उम्र में मैं यंगेस्ट हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा बुक पब्लिश हुई थी। इनफैक्ट जो मैंने एक मोटिवेशन बताई थी अपनी दूसरी वाली बुक, उसके लिए लिखी थी। बुक का ज़रा नाम बताइएगा, हम भी पढ़ेंगे। बुक जो है वो अब उसके वर्जन्स ख़त्म हो गए हैं, मैंने सारी बिकवा दी थी ज़बरदस्ती, क्योंकि 2015 का एडिशन 2024 में आप क्यों खरीदोगे? 14 साल के बच्चे ने लिखा था वो एक। क्या मतलब क्रिंज था क्या? नहीं ना, बहुत क्रिंज था। और सेटअप तो पढ़नी But पड़ेगी। every writer personally, I think, वो अपने काम को cringy समझेंगे। या राइटर्स में क्यों? मेरा एक्स्ट्रा था, मेरा कुछ ज़्यादा था। देखो, इट्स नॉट ओनली एवरी राइटर, इट्स अ 14-year-old राइटर। What was the book about? द बुक वाज अ फिक्शनल स्टोरी, जिसमें मैंने सिर्फ पोर्ट्रे करना था कि जीत हमेशा हक और सच की होती है। पता नहीं क्यों करना था, लेकिन करना था। इसके अलावा उसमें कुछ रोमांटिक आइडियाज़ शेयर हुए थे जो एक 14 साल के बच्चे के दिमाग में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं थे वो आइडियाज़, नॉर्मल आइडियाज़ थे। हाँ, बस इतना ही होता था उस दौर में। So your love for writing. आप सिस्टम्स में हैं, तो मेरी एक सीनियर सिस्टम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक बार बात हुई थी, तो वो कह रहा था कि भाई उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल है कि वो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, इवन जो वर्किंग आवर्स है उसके बाद भी जो है ये नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ को मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? स्ट्रिक्टली जो है फ्रीलांसिंग मैंने छोड़ दी थी 2022 के जुलाई से। इनफैक्ट मैं अपवर्क पे जो लास्ट ऑर्डर मेरा ख़त्म हुआ है वो मेरा नवंबर 2022 में हुआ था, क्योंकि जुलाई में मैंने बिल्कुल अपना आखिरी ऑर्डर उठाया था, एंड इट वाज टू मॉडल बोल्ट्जमैन मैथमेटिकल इक्वेशन, और उस चीज़ ने मेरी जान अदाब कर दी थी। तो 3 महीने 4 महीने में भी वो चीज़ कंप्लीट करना एक अदाब काम था। फाइवर का अकाउंट मेरा जुलाई 2022 में बंद हो गया था, बैन कर दिया था मुझे, जिसके बाद मैंने नया अकाउंट बनाया, लेकिन अब नए अकाउंट को उस सिरे से बिल्कुल फ्रेशली उस लेवल तक पहुंचाना इट वाज इम्पॉसिबल। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग की जर्नी में कहूँगा कि 2022 में ख़त्म कर दी थी। तो सिस्टम्स की पॉलिसी जो है, अगर वो फ्रीलांसिंग इम्पोज करती भी तब भी मैं ना करता। अच्छा, क्योंकि उनसे मैंने पूछा मिलता तो आपको हाँ, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप जो है वो परस्यू नहीं कर सकते। हर कोई ये बताता कोई नहीं, अगर कोई कर रहा होता तो पता चल जाता है, क्योंकि आपके पास अपवर्क या फाइवर जो है, फाइवर की तो खैर आपकी प्रोफाइल अगर आप गूगल पे भी लिखो, जैसे गूगल पे आप अगर मेरा नाम लिखोगे तो आपके पास मेरी फाइवर की प्रोफाइल आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने भी यही किया होगा, तो पता चल जाता है अमूमन। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे फास्ट का एक इंडस्ट्री में नाम है कि फास्ट जो है अच्छे ग्रेजुएट्स मार्केट में भेज रहा है, और फिर फास्ट को हमने मतलब ये एक रूमर भी कह लें, किसी हद तक हकीकत भी है कि फास्ट के ग्रेजुएट्स को एज मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो आपने ये चीज़ें तो हर कोई डिस्कस कर रहा होता है, स्पेशली दूसरी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जब आप इंडस्ट्री में। अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी में था, तो वहाँ पे मतलब मेरे साथ डिफरेंस इसलिए रख रहे थे कि मैं फास्ट का स्टूडेंट हूँ, ठीक है? तो वो हर कन्वर्सेशन में मुझे टारगेट करना, क्रिटिसाइज करना, पॉइंट आउट करना कि यार ये तो फास्ट का है, इसको तो ये यूँ है, मतलब। और फिर एक उनकी मिसकंसेप्शन ये बनी हुई थी कि जितनी बड़ी कंपनीज है, जैसे सिस्टम हो गया, फोलियो हो गया, कॉन्टोर हो गया, 10+ हो गया, यहाँ पे फास्टियंस भरे हुए। तो वो कह रहे थे कि भाई फास्टियंस जो हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को आने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि हमें फास्टियन ही लाना है। और जो फास्ट के प्रोफेसर्स हैं, वो उनके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि वो सिर्फ फ़ोन करते हैं और बच्चे को बगैर इंटरव्यू के डायरेक्ट रख लेते हैं। तो इस हवाले से ऐसी कोई चीज़ आपने फेस की है कि आपको क्रिटिसाइज इस वजह से करोगे यार ये फास्ट का है, इससे? और ये दूसरी जो मिसकंसेप्शंस हैं, इनके हवाले से क्या? अच्छा, अगर बात करूँ मैं स्पेसिफिकली सिस्टम्स की, तो सिस्टम्स में आपको फास्टियंस अच्छे खासे नज़र आते हैं।
फास्ट का एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट हुआ है कि हर बंदा फास्ट को देखता है यार ये टॉप नॉच सोसाइटी है, तो सॉरी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है। आई मीन कराची में वैसे तो अगर देखा जाए, मैंने आखिरकार डिसाइड कर ही लिया था कि पाकिस्तान में ही मैं बैचलर्स करूँगा। पाकिस्तान में मेरे पास ऑप्शंस थे, क्या क्या दिमाग में आ रहा था, फास्ट, सबसे पहले फास्ट, IBA अगर मेरे पास पैसे हो, GIK अगर मेरे अब्बा का पेट्रोल पंप हो, पास इस्लामाबाद अगर कोई रिश्तेदार लेने को तैयार हो जाए। हबीब नहीं आया अभी तक, हबीब के लिए क्या बेचना पड़ता? हबीब के लिए किडनी पूरा भी बिक जाओ, पूरा भी बिक जाओ तो एक सेमेस्टर जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी नहीं है तुम्हारी, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर की थी, लेकिन खैर फास्ट असल में सब्जेक्ट की वजह से मेरे पास बहुत लिमिटेड था, मेरे पास फास्ट ही वाहिद ऑप्शन था अगर मुझे CS पे लॉक इन करना था। फास्ट का CS में नाम रहा है, और आगे और पता चल गया होगा कि क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को फोर्स किया जाता है कि वो खुद समझे, खुद पढ़े कि उसने क्या समझना है इस कोर्स से। टीचर्स यकीनन आपकी मदद करते हैं कोई भी कोर्स समझने के लिए, लेकिन फास्ट की खासियत ये है वो बच्चे का अपना दिमाग खुलवाता है। एग्ज़ाम में खुलवाए, असाइनमेंट से खुलवाए, फाइनल एग्ज़ाम में खुलवाए, कोशिश करता है खुलवाने की। या तो फिर बच्चा पागल हो जाएगा या तो बच्चा सुधर जाएगा। बच्चे सारे पागल हैं यहाँ पर। इवन दो इतना कम GPA का वो रेट चलता है, उसके बाद भी बिल्कुल। have an edge in the industry. मिसकंसेप्शंस के बारे में क्या? नहीं, आई मीन दिस इज टेक्निकली ट्रू। फास्ट की एक ऐसी अब रेपुटेशन बन चुकी है कि इवन इफ अगर एक बंदा 2.6 या 7 GPA वाला है लेकिन वो फास्ट का है, he'll still have an edge over some other university जिसके क्या कहते हैं करिकुलम उतना ज़्यादा रगड़े वाला ना हो और उसमें उसकी 4 GPA आ गई हो। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जिनमें क्या कहते हैं बाकी कोर्सेज चलो थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन CS भी वहाँ पर ऑफर होता है। एक का नाम ले लूँगा, एकरा की 4 GPA वार्निंग वालों को भी मिल जाएगा यार। I would say fast के जो courses हैं they're more diverse compared to other universities. डाइवर्स अब ये Electives ही हमारे पास ऐसे हैं ना। एलेक्टिव्स भी बेहतर हैं बिल्कुल। जो बुक्स फॉलो की जाती हैं ना विद इन द कोर्स वो अच्छी हैं फास्ट में। बाकी यूनिवर्सिटीज़ बुक्स कितना फॉलो करती हैं इसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा कभी ना कभी वो भी पढ़नी पड़ जाती है क्योंकि स्लाइड्स हर चीज़ नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा जो आप बुक फॉलो करते हो बहुत मैटर करती है। और जो एक मिसकंसेप्शन की बात की थी कि फास्ट के बच्चे को प्रेफर किया जाता है या पॉइंट आउट किया जाता है, कॉन्टैक्ट्स इंडस्ट्री में होना अच्छी बात है क्योंकि उसको हम रेफरल कहते हैं। अगर आपका रेफरल कोई ऐसे ट्रस्टेड अथॉरिटी दे रही है कि जिसका एक्सपीरियंस है, इसका मतलब आपका रेफरल अच्छी जगह से आ रहा है। रेफरल को इंकरेज किया जाता है मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा फास्ट वाले बच्चे को पॉइंट आउट करना कि यार ये इसको सब आता होगा या फिर ये तो ऐसी यूनिवर्सिटी से आया है, इससे मुश्किल मुश्किल सवाल पूछते हैं, ये होता है मार्केट में। या फिर उसको हाईलाइट करना होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफेक्ट्स। आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते तो आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन कुछ और होती। आप फास्ट में हो, आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन कुछ और होगी, लेकिन द वे पीपल परसीव इट कैन बी डिफरेंट एवरीवेयर। तो जहाँ पे भी आप जाओगे आपको डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलेगा लोगों का जब वो फास्ट को सुनेंगे। और स्पेसिफिकली एक रीसेंट इंटरव्यू की मैं बात बताता हूँ। उन्होंने देखा कि मेरी GPA ज़्यादा, बंदे को नॉलेज होगी, एंड ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन विच विल, जो मेरी स्किल सेक्शन में नहीं लिखा हुआ था, विच इज़ बेसलेस। आपका वो सवाल पूछना नहीं बनता, बट ही स्टिल डिड। तो डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं, टॉन्ट्स भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन एडवांटेजेस भी हैं यकीनन। बाकी तो चलता रहता है मामला। ये मेरे वालिद साहब का कोट है ये, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। नेटवर्क हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्होंने तब बोला था जब वो फेज़ 8 में हम लोग गए थे और वो अपनी सिगरेट घर पे भूल गए थे। This is a real situation by the way. तो वो सिगरेट ना मिलने की वजह से उन्होंने बोला था या फिर उनको DHL फेज़ 8 का आइडिया नहीं है, अच्छा, लेकिन दोस्त रहते हैं। हाँ नहीं,
इंडीड इट्स ट्रू कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क है उतनी अच्छी आपकी नेटवर्थ है. It's been a really fun time having you. थैंक यू. पता नहीं कितना टाइम गुजर गया, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कर लिया बात. Is there a message Oh, आप Is viewers there को any देते message हैं that you audience want को? to? ताऊ जी कहते हैं जियो ऐसे कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए. बस इतना ही कहते हैं ताऊ जी. आगे भी कहते हैं, मुझे याद नहीं है. बाकी स्टे हैप्पी और अपने आसपास एक ऐसे क्या ही बोलूँ अब, बस ज़िंदगी जियो, तमीज़ से जियो, इंसान बन के जियो और एथिक्स फॉलो करो. एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करो, एटलीस्ट एक अच्छा इंसान बनने की तो ज़रूर कोशिश करो. Thank you so much Fazan for Thank you so joining much us. for This was so having inspiring. being with us today. अभी फॉर्मल होना है. हम लोगों ने बहुत टाइम अब कर लिया, मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए हो. यार नींद आ रही है जो बात है. आज सुबह सुबह उठाने वाले इनको अभी रिकॉल हो रहा है. अभी मुझे शाम में यूनिवर्सिटी की क्लास लेने जाना है. आज मेरी क्लास है. कौन आ रहा है? फर्रुख हसन सैयद, गुड टीचर, ग्रेट टीचर. इंशाल्लाह हमें भी याद मिलेगा. थैंक यू सो मच मिस्टर फौजान No फॉर problem. बीइंग विद अस. इंशाल्लाह देखते हैं अब कैसी ज़िंदगी चलती है. पास में दुश्मन तो बन ही गए हैं. बस अच्छी गुजारना. कुछ जियो. गुजारेंगे कुछ आपसे जियो. सीख के. Thank you so much. And this Thank you. was the first episode of Baithak. Until then, Allah Hafiz.